हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप इसको टाइप करके देख सकते हैं। जिन लोग छात्रों ने प्लान लिया हुआ है वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये रात्रि जो हमारी डिक्टेशन हुई थी उसका सेकंड डिक्टेशन है, क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम के चलते वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही थी। चलिए, डिक्टेशन के लिए तो सभी तैयार रहें। रेडी। आम जनता के हित से जुड़ी किसी नीति पर अमल से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उसकी व्यावहारिकता कितनी है और लक्षित समूहों तक पहुंच के लिए जमीनी स्तर पर कितना काम किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार कई बार समस्याओं की जटिलता के ठोस आकलन के बिना ही अपने कदम बढ़ा देती है और ऐसे नियमों की बाध्यता आम लोगों पर थोप देती है, जिसकी व्यावहारिकता आधी अधूरी होती है। मौजूदा दौर में दुनिया कोरोना महामारी के संकट के जिस स्तर से जूझ रही है, यह सभी जानते हैं। खासतौर पर हमारे देश में स्थितियां ज़्यादा जटिल हैं। इससे निपटने के लिए फिलहाल टीकाकरण को एक उपाय माना जा रहा है। इस देश में सरकार कोशिश कर भी रही है, मगर पिछले कुछ समय से टीकाकरण में जैसी समस्याएं सामने आई हैं, उसका अंदाज़ा सरकार और इस संबंध में नीतियां बनाने वालों को होना चाहिए था। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि महामारी के दूसरे दौर में जैसे हालात पैदा हुए और इसका दायरा जितना बड़ा हो गया, उसमें चुनौतियां गहरी थीं। संक्रमण को रोकने के लिए पूर्णबंदी सहित दूसरे उपायों के समानांतर टीकाकरण अभियान को भी चलाना था। एक ऐसे में हद तक व्यवस्था को मजबूरी का नतीजा माना जा सकता है, लेकिन जब यह व्यवस्थागत रूप में दिखने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यह मानना मुश्किल है कि जरूरत के मुकाबले टीकों की उपलब्धता को लेकर संबंधित महकमे और नीतियां बनाने वालों को अंदाजा नहीं रहा होगा, लेकिन आम लोगों को टीका मुहैया कराने की जो प्रक्रिया बनाई गई वह प्रथम दृष्टया ही विचित्र थी। मसलन, टीका लेने के लिए कोविड ऐप पर पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया। सवाल है कि क्या यह नियम बनाने और उसे स्वीकृति देने वाले इस बात से अनजान हैं कि डिजिटल इंडिया के शोर के बावजूद देश में आज भी कितनी बड़ी आबादी स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंचने से वंचित है। साक्षरता की अफसोसनाक स्थिति के समानांतर तकनीक के प्रयोग के प्रशिक्षण और अभ्यास के अलावा दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोटी की तलाश ऐसी जटिलताएं हैं जो दरअसल शहरी मध्यम वर्ग के बरक्स ग्रामीण इलाकों के बीच एक बड़े डिजिटल विभाजन की तस्वीर बनाती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सही ही सरकार की ओर से टीकाकरण के लिए निर्धारित एक अनिवार्य नियम यानी कोविड ऐप पर पंजीकरण की ज़रूरत पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि नीति निर्माताओं को ज़मीनी हकीकत और डिजिटल इंडिया की वास्तविक स्थिति से अवगत रहना चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय विशेष पीठ कोरोना विषाणु के मरीजों को आवश्यक दवाओं, टीकों
और चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी। दरअसल टीकाकरण अभियान के बीच टीकों की कमी और उसकी कीमतों में फ़र्क, यह एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में राज्यों की ओर से अपने स्तर पर कोविड रोधी विदेशी टीकों की खरीद के लिए वैश्विक निविदा निकालने की खबरें हैं। इस पर भी अदालत ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार की नीति है। ऐसा लगता है कि टीकाकरण सहित बहुत कुछ महामारी से निपटने के लिए महज शक्ति की नीति पर आधारित है, लेकिन इसके नतीजे क्या सामने आ रहे हैं यह भी देखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि महामारी की वजह से हर थोड़े दिनों में स्थितियां बदल रही हैं। कभी चुनौतियां गहरी हो जाती हैं तो कभी थोड़ी राहत दिखती है। ऐसे में ज़रूरत के मुताबिक चुनौतियों में बदलाव वक्त का तकाजा होना चाहिए। पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में अर्थव्यवस्था की दशा में आंकड़े सरकार ने जारी कर दिए। पूरे साल में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 0 से 7.3% नीचे ही रहा। हालांकि चौथी तिमाही जनवरी से मार्च 2021 में मामूली सुधार दिखा और जीडीपी 1.6% रहा। इन आंकड़ों को देखकर हैरानी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अचानक जिस तरह के हालात बने उनमें यह होना निश्चित था। महामारी का ऐलान होना ही मार्च 2021 के अंतिम हफ्ते में पूर्णबंदी लग गई थी। इस दौरान कल कारखानों, छोटे मझोले उद्योगों और सीमेंट, कोयला, बिजली, इस्पात, तेल व प्राकृतिक गैस जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन एक तरह से बंद ही रहा। इसलिए पहली तिमाही में जीडीपी 24% तक गिर गया था। ऐसा होने से रोक पाना संभव भी नहीं था। हाँ, पूर्णबंदी अगर सुविचारित और योजनाबद्ध तरीके से की गई होती तो इस नुकसान को कम जरूर किया जा सकता था। महामारी को लेकर पूरा एक वित्त वर्ष हाहाकार में गुजरा। ऐसे विकट संकट को लेकर कोई पूर्वानुमान भी नहीं था। लोगों की जान बचाना प्राथमिकता रही, इसलिए हालात के अनुसार कदम उठाने के अलावा कोई चारा था भी नहीं। पहली तिमाही की मार का असर बाद की तिमाहियों पर पड़ना लाजमी था। सिर्फ कृषि क्षेत्र ही था जिसने अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाए रखा और चारों तिमाहियों में इसकी वृद्धि दर 3.5 से 4.5% बनी रही, जबकि विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्र की तो पहली 3 तिमाहियों में हालत बहुत ही खराब रही। इसका असर रोजगार, उत्पादन, मांग और खपत पर साफ दिखा। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वे भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ले देकर चौथी तिमाही में हालात संभलने लगे थे और इनका असर दिखा भी। पहली तिमाही में निर्माण क्षेत्र 49.5% तक लुढ़क गया था। उसमें चौथी तिमाही में 14.5% की वृद्धि देखने को मिली। विनिर्माण क्षेत्र जो 36% नीचे चला गया था, चौथी तिमाही में 7% वृद्धि दिखा रहा था। इसी तरह राजकोषीय घाटा 9.5% तक जाने का अनुमान था, पर यह अब 9.2% पर ही रुक गया। महामारी और अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को देखते हुए पिछले साल हुए नुकसान की भरपाई आसान नहीं है, लेकिन
उससे सबक तो लिया ही जा सकता है। भूलना नहीं चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था 2016-17 से ही लगातार गिरावट झेल रही है। 2016-17 में आर्थिक वृद्धि दर 8.26% थी। 2017-18 में घटकर यह 7.04% रह गई। इसके बाद 2018-19 में और घटकर 6.12% पर आ गई। यहाँ तो फिर भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी, लेकिन 2019-20 में जब यह और गिरती हुई 4.2% पर आ गई, तभी सतर्क हो जाने की ज़रूरत थी। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या RSM SSB की तैयारी वाले छात्र हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको टाइप करके देख सकते हैं।